टैप टू फोकस है ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लेते बच्चों। एसएचएम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो एसएचएम में लोग देखे थे 3 अलग अलग चैप्टर, एक्चुअली में 4 अलग अलग चैप्टर है। पहला एसएचएम हो गया था, दूसरा वेव मोशन हो गया था, तीसरे में सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, वो अभी थोड़ा रोक देंगे उसको, है ना। और क्योंकि कल स्कूल एग्जामिनेशन है बहुत लोगों का, तो ये चैप्टर पहले ट्राई करेंगे करने का, क्योंकि एटलीस्ट स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर ये चैप्टर फटाफट आराम से याद करके लिख के आ जाओगे, ठीक है। और बाकी बढ़िया चैप्टर है और ज्यादा ही मार्क्स कैरी करता है, बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करेगा आपके स्कूल एग्जाम में। टॉपिक लगाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऑसिलेशन कल तुम नहीं लाए, आज लेके आए। कल जब काम था तब नहीं लाए, अभी ऑसिलेशन लाए। कल को रेडी नहीं हो रहा। तो कुछ एजम्पशंस लिखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया गया था, तो वहां पर भी आपको बताया गया था एक वेसल है, उसमें ढेर सारा अगर गैस मॉलिक्यूल्स है, वही बनाता है एक तरह का आइडियल थर्मोडायनामिक सिस्टम। और क्या क्या पढ़े थर्मोडायनामिक्स में, या फिर 8th 9th 10th क्लास का केमिस्ट्री क्या पढ़ो, ग्लास, ये एक वेसल है, इसके अंदर ढेर सारा गैस है, उसके पास अपना एक प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, वो एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस में तब जाएगा जब तुम उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करना शुरू करोगे। तो उससे पहले क्या होगा, थर्मोडायनामिक प्रोसेस तो ठीक ही, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, वो सब हम लोग पढ़ लिए। बट ऐसे क्या है, गैस का मॉलिक्यूल्स है, वो गैस का मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है और एक क्लोज कंटेनर में है, तो वो मूव करता है। मूव करने का मतलब इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, है ना। उसी से रिलेटेड बातों को हम लोग लिखते हैं इस पूरे चैप्टर में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और आप ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते देखेंगे कैसे ये चैप्टर आपके कई अलग अलग चैप्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको शुरुआत में लगेगा बेकार है, एजम्पशन याद कर लेते हैं, स्कूल में मैडम बताइए एजम्पशन याद कर लेते हैं, हमारे स्कूल एग्जाम का हो गया केटीजी। बट ऐसा नहीं है, आप ये देखेंगे चैप्टर कई अलग अलग चैप्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है और बहुत बढ़िया चैप्टर है, 1 नंबर का। सबसे पहले फ्यू एजम्पशंस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग याद करेंगे। फ्यू एजम्पशंस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कुछ एजम्पशन मैंने कल परसों भी बताया था, कुछ कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं और बाकी लिखो लिखते रहो। ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सारे गैसेस किस चीज के बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर ऑल अलाइक। एक गैस का सारा मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसा होगा, ऐसा डेल्टन का लॉ भी कहता है, डेल्टन का पोस्टुलेट एटॉमिक थ्योरी के बारे में। खैर उससे हमें मतलब नहीं है। एक गैस का सारा मॉलिक्यूल अलाइक होगा और दूसरे वाले गैस का सारा मॉलिक्यूल अलाइक होगा, लेकिन वो जो दोनों अलग अलग अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करोगे तो वो दोनों किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ, वो दोनों किसी भी कंपैरिजन में एक दूसरे के साथ जो है वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला एजम्पशन है क्या, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर ऑल अलाइक एंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर गैसेस। दूसरे गैस से कंपेयर करोगे तो सारा मॉलिक्यूल्स क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। गैस का मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। ये 4th 5th क्लास में पढ़े थे ना, गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। उस स्पेस के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस का जो साइज होगा वो काफी छोटा होगा। फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बिहेव एज परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स। परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स के बारे में आगे देखते हैं, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। ये है कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल आर परफेक्टली इलास्टिक। ये वर्ड बार बार दिख रहा है, इसका मतलब ये है। अब आप लोग खुद से बताएं इसका मतलब क्या है। हम लोग इलास्टिक कोलिजन पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर में, उसमें बताया गया था इलास्टिक कोलिजन में जब कोलिजन होता है तो किसी भी तरह का एनर्जी लॉसेस भी नहीं होता है और मोमेंटम लॉसेस भी नहीं होता। तो जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो वो वाले एनर्जी लॉस हम लोग कंसीडर नहीं करते, ठीक है। बाकी कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स विथ, ये तो लिख लिए। और बिटवीन टू कोलिजन कोलिजन होने से पहले मॉलिक्यूल का जो पाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर करता है गैस का मॉलिक्यूल उसको हम लोग फ्री पाथ कहते हैं। इसको अलग से घेर भी लेंगे, उसको हम लोग फ्री पाथ कहते हैं। फिर द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। कोलिजन्स जो है वो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा। कोलाइड एकदम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। और मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स।
ठीक है, सिर्फ कोलिजन के बीच वाला फोर्स को कंसीडर करना है, आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। ये हमने जब रियल गैस और आइडियल गैस का डेफिनेशन लिखा था तो भी जाना था, मतलब ये सब एक्चुअली में हम लोग आइडियल गैस के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, assumptions in kinetic theory of gases, और ये आता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में लिखने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कुछ assumptions। अगर मीनिंग समझ गए हो तो स्कूल एग्जाम में ऐसा 8 लिखने का जरूरत नहीं है, मीनिंग समझ गए हो तो थोड़ा 4-5 अपने से बना करके एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, फिर ये बात यहाँ पर आई फ्री पाथ के बारे में, तो इसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर देखो ये गैस का मॉलिक्यूल है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से, या फिर अगर आपको नहीं भी मालूम हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो क्या ही होगा, एक गैस का मॉलिक्यूल है क्लोज वेसल में, क्या करेगा, कोलाइड करेगा लगातार। तो ये देखो ये गैस का मॉलिक्यूल है, मान लो यहां कोलाइड किया, यहां कोलाइड किया, आ रहा है समझ में, यहां कोलाइड किया, यहां कोलाइड किया, ये गैस का मॉलिक्यूल है, यहां कोलाइड किया, यहां कोलाइड किया, इसके बीच का जो पाथ होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा, इसी पाथ को हम लोग कहते हैं, यहां पर लिखे इसी को हम लोग फ्री पाथ कहते हैं। एक ही बार कोलाइड करेगा क्या गैस का मॉलिक्यूल, तो इनफाइनाइटली टाइम जो है कोलाइड करेगा। सारे कोलिजन का लेंथ निकाल के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन करेंगे तो इससे जो आएगा वो हो जाएगा हमारा मीन फ्री पाथ। ये फ्री पाथ और उसके बाद हो गया हमारा मीन फ्री पाथ। ठीक है, और मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला है, ये हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक है। और यू कैन से इस बार कोविड लेकर के जो सिलेबस कट किया गया इसका सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस जानना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं। बट क्लास में कुछ बच्चे मेंस नीट का तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्मूला एटलीस्ट अभी हम लोग याद करके रख लेंगे। ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है m/√2 पाई d स्क्वायर इंटू रो। ये मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल है, d जो है वो एक गैस मॉलिक्यूल का डायमीटर है और डेंसिटी तो उस गैस मॉलिक्यूल का डेंसिटी है। ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है और ये कॉन्सेप्ट है हमारा मीन फ्री पाथ का। तो assumptions in kinetic theory में ये वर्ड आता है फ्री पाथ और ठीक उसके आगे हम लोग लिखेंगे मीन फ्री पाथ। ठीक है, लिखो यहाँ तक फटाफट 2 मिनट कर दिया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लगाओ, सबसे टॉप टॉपिक में से है फिजिक्स का, बट अभी हम लोग जो लोग क्लास में हैं और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये अभी हम लोग सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जितना आपके स्कूल एग्जाम में लिखा जाए। नहीं तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का खुद का एक वीडियो आपका आएगा जिसमें बहुत डिटेल्स में बताऊंगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अभी हम लोग एक शॉट में पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस निकालने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ के, मतलब जितना आपको बेसिक नॉलेज है उतना करते हुए करेंगे। ठीक है, समझ में इसमें भी आ जाएगा, बट अलग से जब हम लोग मार्च में क्लास करेंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पूरा एक वीडियो आएगा, उसमें अलग से पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बाद। अभी फिलहाल डेफिनेशन लिखो पहले, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये आएगा स्कूल एग्जाम जिन लोगों का कल परसों है, इट इज गोइंग टू कम इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और independent quantities required to describe the configuration of the system completely. by definition लिखो, the degrees of freedom of a system, लिखते रहो, the degrees of freedom of a system are defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe the configuration of the system completely. ठीक है, पहले सिर्फ डेफिनेशन लिखो। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला एपीएस वालों का फाइनल में क्वेश्चन आया, डिफाइन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हाउ वी कैन कैलकुलेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और ट्राइटोमिक गैस। ये आपका भी आएगा स्कूल एग्जाम में। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी मैं जब अलग से पढ़ाऊंगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो आपको विजुअलाइज करके बताऊंगा क्या होता नहीं होता। अभी से उतना पढ़ रहे कि स्कूल एग्जाम में एटलीस्ट लिखा जाए। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन क्या कह रहा है, अभी आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बस आप बताएं कि एक गैस है और वो कोलाइड कर रहा है, किस तरह से कोलाइड कर रहा है। ठीक है, बट एक्चुअली में इसमें हमने कुछ बातें नहीं बताई। वो है कि गैस का मॉलिक्यूल तुम तो बोल दिए कि वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा, मूव करेगा, इलास्टिकली टकराएगा, बट एक्चुअली में ये भी तो सोचो कि यहाँ पर 3 डायमेंशन है। तो तुम बोल तो दिए कि वो गैस मॉलिक्यूल जाएगा, बट वो जाने के लिए इधर भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर 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 इधर, तीनों डायमेंशन में कहीं पर भी मूव कर सकता था। ठीक है, और मूव समझ में आ रहा है, टॉपिक को समझना है। एक यहां तुम सिर्फ लिखे हो मूव करता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में तुमको बताना पड़ेगा कैसे मूव करता है। कैसे मूव करना मतलब वो तुम तो बोल दिए मूव कर सकता है, बट वो कहां पर जा सकता है उसका जरूरत पड़ेगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, पहला चीज। दूसरा, तुम तो बोल दिए मूव करेगा, कौन मूव करेगा, मॉलिक्यूल। लेकिन केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल तो भैया डाई एटॉमिक भी होता है।
ट्राई एटॉमिक भी होता है, पॉली एटॉमिक भी तो होता है। तो वो जब मूव करेगा तो मूव करते समय, अभी आप लोग एक चैप्टर पढ़ कर आए रोटेशनल मैकेनिक्स, दो है डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में, दो एटम है और वो मूव करने का बात हो रहा है। तो कितने तरह से मूव कर सकता है, तो कहां कहां मूव कर सकता है वो तो ठीक ही है, कितने तरह से मूव कर सकता है वो भी तो दिमाग में सोचना होगा। ये सब चीज हम लोग सोचे नहीं, ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सोचे, ना थर्मोडायनामिक्स के एक चैप्टर पढ़ लिए उसमें भी नहीं सोचे। उसमें बस लिख दिए गैस मॉलिक्यूल है, आइसोबेरिक है तो प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट। बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जब तक नहीं बताया जाए तब तक वो गैस मॉलिक्यूल क्यों, क्या, किस लिए, कब, कैसे मूव कर रहा है ये नहीं पता चलता। ये अलग बात है कि ये सब इतने अंदर एटॉमिक लेवल पर है कि जो न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं उसको बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ता, वो एक अलग बात हो गई। नहीं तो गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट केटीजी से जो आप बता रहे हैं और एक्चुअल में उसका मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जितने इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, अगर ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल अगर बाउंस कर गया, बिल्कुल अगर समझ में नहीं आया, तो इस तरह से आप सोचेंगे कि एक, जैसे जनरली आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जनरली गैस मॉलिक्यूल जो आप लोग जानते हैं वो मोनो है और डाई एटॉमिक है। तो एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है ऐसा। तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ये एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है। ये कहां पर, यहां पर लिखे वो मूव करता है। अब बताओ कहां पर मूव कर सकता है। तो वो ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ जा सकता था, वैसे वाई एक्सिस की तरफ जा सकता था, या जेड एक्सिस की तरफ, या फिर कहीं जाता भी ऐसे। तो इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें मालूम है 9th का, 10th का, 11th का। तो इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या लिखते हैं, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है। मतलब ये कहीं पर भी वो गैस मॉलिक्यूल चला जाए, उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट ही डिस्क्राइब करेगा कि वो कहां पर जा सकता है। इसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू जो है वो 3 होता है। ये इसका मीनिंग है। अगर ये ऊपर क्या क्या लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट, ये वो, ये सब नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से समझ लो। ठीक है, समझ में आ रही है। वैसे ही डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का बताओ, ये डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल किस तरह से मूव कर सकता है। डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे हो सकता है, ऐसे एक्स एक्सिस के तरफ, वाई एक्सिस के तरफ, जेड एक्सिस के तरफ नहीं, डाई एटॉमिक है तो 3 तो इसमें भी हो गया। बट जब मूव करेगा डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल तो अपने सेंटर के अक्रॉस रोटेट करते हुए भी मूव कर सकता है। ये तुम लिखे हो कितने जगह पर जा सकता है, अब कैसे कैसे जा सकता है। तो रोटेट करते हुए, तो कोई अगर एक गैस मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के तरफ है तो ये कैसे कैसे रोटेट कर सकता है बताओ। जैसे गैस मॉलिक्यूल है तो कैसे कैसे रोटेट कर सकता है, 2 का गैस मॉलिक्यूल है तो जैसे वो खुद एक्स एक्सिस के तरफ है तो वो वाई एक्सिस का राउंड रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे वाई एक्सिस का राउंड, या फिर जेड एक्सिस का राउंड रोटेट कर सकता है। एक्स पर एक्स एक्सिस का राउंड तो रोटेट नहीं कर पाएगा, रोटेट करना है, गोल घूमेगा, एक्स पर रखे हो तो या तो वो वाई पर या फिर वो जेड पर आते हुए रोटेट करेगा। एक्स पर जा सकता है, वाई पर जा सकता है, जेड पर जा सकता है, प्लस एक्स एक्सिस पर रखे हो तो वाई एक्सिस का राउंड रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस का राउंड रोटेट कर सकता है। तो कितने तरह से मूवमेंट हो गया उसका, कितने तरह से मूव कर पाया बताओ, 5 तरीके से। तो वही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया। डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 है। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझने का ट्राई करो। बाकी डेफिनेशन क्या था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। ठीक है, इसको निकालने का, जैसे स्कूल एग्जाम में अभी आप लोग बता रहे थे कि क्वेश्चन आया कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें समझाओगे थोड़ी वो कैसे कैसे रोटेट करता है। वहां पर आपको ये फॉर्मूला लिखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला होता है, दिस इज 3n माइनस k। ठीक है, n का मतलब होता है पार्टिकल्स और k का मतलब होता है इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ रही है। जैसे कि मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, एक मोनो एटॉमिक गैस में तो एक ही पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल ही है तो उसमें दो के बीच में इंडिपेंडेंट रिलेशन क्या होगा, 0 होगा। जैसे एक ही पार्टिकल है, 2 है ही नहीं, तो दोनों के बीच का कौन सा रिलेशन निकालो, कुछ नहीं। तो फॉर्मूला के हिसाब से कितना हो गया बराबर, देखो 3 into n, 3 into 1 माइनस 0, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। ये आपको एक्सिस पर कैसे रोटेट कर सकता है वो भी अभी दिखाया गया। एक मोनो एटॉमिक एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में जा सकता है, या फिर जहां पर भी जाएगा वो अपने 3 कोऑर्डिनेट से ही डिफाइंड हो गया, इसीलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। इस फॉर्मूला के हिसाब से भी 3n माइनस k के हिसाब से भी 3 है। अरे समझ में, बाउंस कर रहा है, अगर बाउंस भी कर रहा हो तो कल स्कूल एग्जाम में इतना लिख के तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर पर कह रहे हैं डाई एटॉमिक गैस। अभी आप लोग देखें 3 इसमें था ट्रांसलेटरी और 2 था इसमें रोटेशनल। स्कूल एग्जाम में कैसे आएगा तो ऐसे लिख सकते हो, 3 ट्रांसलेटरी 2 रोटेशनल तो 5 हो जाएगा। बाकी इस फॉर्मूला से देखते हैं 3n
और ऐसे दो है डाइएटॉमिक, तो इसके बीच में ऐसे एक जो बॉन्ड बनाते हो, यही इसका K का वैल्यू है। एक इंडिपेंडेंट रिलेशन है दोनों के बीच में। तो 3 इंटू एन, एन पार्टिकल है डाइएटॉमिक में, 2, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 या 5 हो गया। ये समझान, ये दो तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेशनल से 5 हो जाएगा, 3n माइनस k से भी 5 हो जाएगा। स्कूल एग्जाम में लिखने के लिए आता है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों मेथड लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा दोनों ही मेथड। समझ आ रही बात। वैसे ही अगर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए देखेंगे, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए फॉर्मूला से अगर देखेंगे तो 3 इंटू एन, 3 हो गया ट्राई एटॉमिक का। और ऐसे कितना रिलेशन हो सकता है K का वैल्यू, देखो ये ट्राई एटॉमिक है, तो ये K का वैल्यू एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है, तो 3 इंटू एन, 3 इंटू 3 9 माइनस 3, तो ये 6 हो गया। बाकी अगर ऐसे सोचोगे तो 3 है, 3 उसको 3 ट्रांसलेटरी हो जाएगा, x पे जा सकता है, y पर जा सकता है, z पर जा सकता है। अब घूमने का बात है, तो 3 है, तो 3 का मोशन तो x एक्सिस पर भी हो सकता है, y एक्सिस पर भी हो सकता है, z एक्सिस पर भी हो सकता है। 2 का नहीं होगा, जो x पर ही रखे वो x पर कैसे घूमेगा। 3 तो तीनों एक्सिस पर घूम सकता है। तो अगर 3 ट्रांसलेटरी और 3 रोटेशनल के हिसाब से 6 हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से भी 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बाद में जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसको मैं विजुअलाइज करके बताऊंगा, एक अलग वीडियो आएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, उसमें देख लेना। अभी कल परसों स्कूल एग्जाम है, दिस इज द डेटा दैट यू नीड टू राइट, ठीक है। मोनोएटॉमिक में ट्रांसलेटरी 3 है, रोटेशनली 0 है। इसमें ट्रांसलेटरी 3 है, रोटेशन वाला 2 है, इसमें ट्रांसलेटरी 3 है और रोटेशन वाला भी 3 है। और फॉर्मूला के हिसाब से 3n माइनस k से भी कैलकुलेट होगा। समझ में आ गई सबको बात। एटलीस्ट स्कूल एग्जाम में लिखने लायक आ गया समझ में। अरे हाँ ना बोलो तो लिखो। और तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये कंटेनर एज्यूम किए हैं, है ना। अगर वहां पर वो कंटेनर है तो ठीक है, नहीं है तो वो कंटेनर भी आपको जो है वो एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी किए थे, बायोफोर्स के प्रूफिंग में भी किए थे, है ना। अगर वहां कंटेनर है तो ठीक है, नहीं है तो एक इमेजिनरी एक शेप कंसीडर करो जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है। एक गैस मॉलिक्यूल जो मेरे डायग्राम में ये है, इसको सोचना, ये एक गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये मूव कर रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से। एक गैस मॉलिक्यूल अभी आप लोग लिखे, हमेशा मूव करता रहता है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। बट वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो उसका कुछ कंपोनेंट जो है बॉस वो एक्स एक्सिस पर होगा, कुछ कंपोनेंट जो है वो उसका वाई पर होगा और कुछ जेड एक्सिस पर। तो ये वेलोसिटी है, इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ आएगा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इस तरफ आएगा वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट या वाई जो भी, और इस तरफ आएगा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ठीक है। अभी तक आप लोग जो भी न्यूमेरिकल्स बनाए इस चैप्टर में वो आप 2 डायमेंशन पर बनाए थे, क्योंकि प्लेन पर बनाए थे जो भी चैप्टर। ये 3D है तो न्यूमेरिकल तो जब आएगा तब आएगा, अभी देखेंगे। अभी पहले देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना बात। ये गैस का मॉलिक्यूल है ये वाला, इसका वेलोसिटी कितना है, v है। मैं तो बोल रहा हूँ v है, बट एक्चुअली में उसका एक कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ होगा, एक कंपोनेंट y एक्सिस की तरफ होगा और एक कंपोनेंट जो है वो z एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक डेफिनिट टाइम पर इतना, मतलब इस एरिया को कंसीडर करो, मतलब ऐसा ढेर सारा गैस मॉलिक्यूल आएगा जो इस एरिया पर स्ट्राइक करेगा। एक मैं लिया हूँ, बट ऐसा एक मेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। एट अ गिवन टाइम पर भी देखते हैं तो एक एरिया अगर कंसीडर करते हो तो इतना सारा गैस मॉलिक्यूल जो इस एरिया में है वो यहाँ पर आकर के यहाँ पर इसके कंटेनर को क्या करेगा, यहाँ पर जाकर के स्ट्राइक करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर कुछ टाइम ले लेते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड, तो vx है लिए हो, टाइम को ऐसे डेल्टा t ले लेते हैं, चलेगा बच्चों। और ये यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया है, जितने पर आगे टकराएगा उसको हम लोग ले लेते हैं a, ठीक है। इसमें पहले से ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं n, दिस इज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। शुरुआत में ही फिक्स करके रखते हैं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और कैपिटल N को स्टार्टिंग से ही रखते हैं, दिस इज टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो चीज शुरुआत में उसको पहले सेटअप करके रख लेते हैं। ये वेलोसिटी है, ये हम लोग पढ़े थे वेक्टर क्वांटिटी कैसे निकलता था, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इसमें जेड कंपोनेंट भी है तो प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर का जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर लेंगे। अभी प्रूफिंग स्टार्ट नहीं हुआ, ये पहले सेटअप हो रहा है क्या क्या लेंगे। यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल है ये वाला, आ रहा है ना समझ में।
ये पहले हम लोग अपने आप को बंदोबस्त कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें आएगा और किस तरह से हम लोग इसको आगे अप्रोच करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक सेटअप करके रखो डायग्राम को। और अब देखना थोड़ा ध्यान से, इसके बाद खास करके अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनका स्कूल एग्जामिनेशन है ट्राई करना एकदम एक बार में पकड़ लेने का। जिनका स्कूल एग्जाम नहीं है आपके पास टाइम है, आप धीरे भी समझ सकते हैं। जिनका स्कूल एग्जाम है कल ही एग्जाम है, अभी देखना कि हो जाए। ठीक है, तो क्या क्या बात हो रही थी कि यहां पर एक गैस मॉलिक्यूल था ना, उसका मास ले लेते हैं m, मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। मेरा जो डायग्राम बना है इस पे वो गैस मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, y पर भी कर सकते, z पर भी। मैंने x पे बनाया, थोड़ा आसान होता है बनाना, ऐसे ऊपर ऐसे टेढ़ा करने से ऐसा होगा सब में ही। मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। अच्छा पहले छोड़ो, मेरा बात छोड़ो, क्या निकालना है, प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है 9th क्लास का फोर्स बाय एरिया। फोर्स 9th और 11th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, न्यूटन आपका सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फ्लॉप करेगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम तो निकालना पड़ेगा, फिर चेंज इन मोमेंटम करेंगे, पर यूनिट टाइम करेंगे, फोर्स आएगा, बाय एरिया करेंगे, प्रेशर आ जाएगा, काम खत्म कल का एग्जाम का। ठीक है, तो देखें कैसे हो। तो मोमेंटम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल along x axis, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे m into v बोलने पर नहीं चलेगा। मोमेंटम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल मेरे डायग्राम में ओनली along x axis कितना हो जाएगा, थोड़ा बताओ फटाफट, थोड़ा सा अपना भी इनपुट दो, नहीं तो भूल जाओगे एग्जाम में। m into vx, ठीक है, तो m into vx पर आ रहा है, टकरा गया आफ्टर कोलाइडिंग विथ vessels, after colliding with walls of vessel। अब इसमें कुछ लोग सीधा बोलते थे हमारा एनएलएम पढ़ा हुआ नहीं, एनएलएम नहीं पढ़ा हुआ काम नहीं चलेगा। एनएलएम से तुम भाग नहीं सकते, कैसा भी एरा गहरा उल्टा पुल्टा चैप्टर पढ़ लो, बिना एनएलएम के नॉलेज से फिजिक्स आपका नहीं क्लियर होगा। जिनका पढ़ा हुआ उन लोग बताना, 9th का टॉपिक है, वैसे 11th का नहीं है, बट 9th का भी है और 11th का भी, जिनको याद होगा बताना। एमवी से गया और अभी आप केटीजी से लिखे हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब एमवी से ही आया, तो चेंज इन मोमेंटम 0 या 2 mv, इस पे पूरा न्यूमेरिकल एनएलएम में करवाएगा। तो एमवी से गया, एमवी से आया, जिसका चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं होगा, एमवी से गया और आया, तो क्योंकि वेक्टर है तो माइनस एमवी हो गया, चेंज इन मोमेंटम 2 mv हो गया। पूरा एनएलएम का क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, नहीं पढ़ो तो दिस इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी आफ्टर कोलाइडिंग विद वॉल्स ऑफ वेसल और इलास्टिक हम लोग एजम्पशन में लिखे हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, चेंज इन मोमेंटम का सिर्फ डेल्टा px लिख देते हैं, चेंज इन मोमेंटम। और ये हम लोग पढ़े एमवी से गया, एमवी से आए तो 0 नहीं होकर के 2 mv हो जाएगा, दिस इज लाइक 2 mvx। यहां तक कोई दिक्कत? ये कितने गैस मॉलिक्यूल का चेंज इन मॉलिक्यूल निकाले हो कंटेनर से टकरा के आने के बाद? एक का, एक ही था क्या यहाँ पर? यहाँ पर तो बहुत सारा, कितना था अब हम लोग देखते हैं, n नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से। टोटल नंबर, ये पूरा वीडियो में देख लेना, टोटल नंबर ऑफ गैस molecules colliding with area, कुछ मान लेते हैं with area A as shown। तो बताना होगा टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना, ये n क्या था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा नंबर n अगर है मेरा टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो फिर इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्या बोलते हो, आ रहा है समझ में? तो ये n है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जानबूझ करके सिलेंडर टाइप का हम लोग बनाए थे ताकि इसका वॉल्यूम हो जाए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हम लोग देख रहे हैं ये vx डेल्टा t है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये स्टेप आ गया समझ में? अगर आ गया तो बस अब प्रूफिंग 2 लाइन में हो जाएगा, क्लास में 2.5 पेज का करवाया गया होगा, मेरा 2 लाइन में हो जाएगा अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया तो। नहीं आया तो याद करके लिख देना जिनका स्कूल एग्जाम, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, यही हो गया टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद एरिया ए एज शोन। ठीक है, ये एक्चुअली में नहीं होगा। आप लोग अगर थोड़ा सा और सोचते, यहां तक अगर सोच लिए तो एक बात सोचो, हमने क्या सोचा कि यहां से सारा गैस मॉलिक्यूल जाकर के यहां पर जाकर के टकरा गया, ऐसा थोड़ी होता। अभी आप केटीजी में लिखे हैं कि गैस मॉलिक्यूल जो वो रैंडम मोशन में होता है, सारा का सारा इस तरफ नहीं जा रहा होगा। इतने जगह का अगर सारा गैस मॉलिक्यूल निकाल रहे हो
तो उसमें कुछ भी नहीं आए तो आधा मान करके चलेंगे इधर जा रहा है और आधा मान के चलेंगे इधर जा रहा है। अब मेरे को क्या पता कितना गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहा है, बट अगर कैलकुलेट कर ही रहे हो कि इतना गैस मॉलिक्यूल्स है तो उसमें एक्स एक्सिस के पॉजिटिव तरफ जाने वाला सारा गैस मॉलिक्यूल नहीं होगा, उस अगर कॉमन सेंस के हिसाब से करें तो आधा ही उस तरफ जा रहा होगा। यार ये बात समझ में, टोटल अब कैसे मान लोगे कि सब उसी तरफ जा रहा है, फिर तो तुम्हारा केटीजी फेल कर गया। केटीजी में तुम लिखे हो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन रैंडम मोशन और तुम जबरदस्ती बता रहे हो डेल्टा टी में ये सब एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहा है, तो तुम्हारा एजम्पशन गलत हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ये जो है वो बाई 2 हो जाएगा। ये स्टेप आ गया समझ में? अरे हाँ ना बोल दो भाई, ठीक है। अगर ये हो गया तो हमारा काम बन गया, n/2 हो गया। और क्या क्या किया हम लोग, n/2 a into bx into delta t हो गया। ये क्या हो गया, these are total number of gas molecules colliding with area as shown in time delta t, जितना टाइम पे तुम अपना डायग्राम बनाए हो, ठीक है। ओके सो क्या वाली बात हो गई। अब फोर्स निकालते हैं या फिर टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल चेंज, ये तो एक का निकाले थे ना, ये तो एक का था। टोटल चेंज इन, वीडियो में देखो पूरा राइटिंग, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। तुम्हारी आगे बताने की बारी, ये टोटल है और ये एक एक का चेंज इन मोमेंटम है, तो कैसे हो जाएगा, एक एक का है 2mvx, टोटल गैस मॉलिक्यूल्स है n/2 into a into bx into delta t। ये 2 से 2 कट जा रहा है और हमारा हिसाब किताब क्या क्या बन रहा है थोड़ा बताओ। हिसाब किताब में क्या क्या आया, हिसाब किताब में आया m, हिसाब किताब में है स्मॉल n, हिसाब किताब में है a, फिर है vx का स्क्वायर into delta t। अरे समझ, टोटल चेंज इन मोमेंटम। बाकी इसके आगे जो लोग अच्छे पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, चेंज इन मोमेंटम हो गई बात। अब फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स निकालते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस पे। फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, अरे सुनाई नहीं दे रहा है, चेंज इन मोमेंटम तो कितना होगा, दिस इज m/n/a/v(x) स्क्वायर डेल्टा टी। दिस चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पे तुम डेल्टा टी ही लिए हो, तो ये कट गया, तो फोर्स बराबर हो गया m/n/a/v(x) का स्क्वायर। और निकालना क्या था, प्रेशर। तो प्रेशर बराबर हम लोग को मालूम है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, एरिया के साथ ये डिवाइड हो गया, दिस इज m/n/v(x) स्क्वायर। दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल का प्रूफिंग। बट ये सिर्फ एक्स एक्सिस का लॉन्ग आया। केटीजी जो कहता है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ भी जा रहा था, वाई पर भी जा रहा था और जेड पर भी जा रहा था। तो आगे बताता हूँ वाई जेड पर क्या होगा। पहले ये हमारा हो गया एक डायमेंशन पर एक्स एक्सिस पर इतना। अब बाकी का प्रूफ नहीं करेंगे, सिमिलरली लिख के भागेंगे। पहले यहाँ तक सेटअप करो, थोड़ा नीचे करो, कॉन्फिडेंटली नहीं नीचे करना, लोकेट लोगे सब कॉन्फिडेंट। तो ये एक्स एक्सिस का हो गया ना, वाई पर कितना होगा थोड़ा अपने दिमाग से बताओ सिमिलरली, mn dy का स्क्वायर और pz पूरा आ रहा ना बस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर हो गया, वाई एक्सिस पर हो गया, जेड एक्सिस पर हो गया। तो टोटल अब प्रेशर निकालोगे कैसे, एक्स पर ये है, वाई पर है, जेड पर ये है, तो एवरेज प्रेशर कैसे निकालोगे। एवरेज, यही प्रूफिंग था, यही करना था, एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड, यही प्रूफिंग था, एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। यहाँ कहाँ तक लिखने पर आएगा बस, यहाँ लिखे ना। तो क्या करें, पहले एक्स एक्सिस वाले को रखते हैं, वाई वाले को रखते हैं, जेड को रखते हैं, एवरेज निकालना है तो यही से डिवाइड कर देते हैं, 1/3 रखते हैं और इन तीनों में कॉमन निकालते हैं। कौन कौन कॉमन आ जाएगा, mn कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस, अब कहानी शुरू कहाँ से हुआ था वहां चलते हैं, यहाँ से हुआ था, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। इसका तो एक खास वेलोसिटी दोगे ना, प्रूफिंग एक जगह पर है, न्यूमेरिकल का सोचो, न्यूमेरिकल में ऐसे थोड़ी जाता है x का v का, वो तो देगा उस गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कितना होगा। तो ये तो आ गया मेरा घूम फिर के आंसर में, तो एक्स वाई जेड तो प्रूफिंग के लिए करवाया गया था, वो फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में तो दिया हुआ रहेगा ना, वो गैस मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था। अंत में करते करते यहाँ 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 की जगह पर ये वाला आ जाएगा और ये हो गया हमारा प्रूफिंग। दिस इज एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल। बोलो कोई दिक्कत बच्चों इसमें, इसको आपसे ऐसे पी लिख करके रखेंगे, यही पी है,
1/3 mn/v²। और थोड़ा सा यहाँ लिखने पर आएगा क्या? आएगा। और थोड़ा आप लोग और बताइए, थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज भी घुसाओ, थोड़ा सा कुछ मदद तुम कर दो। n क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये m है मास, और ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? समझ में आ रही बात? अब तुम्हारी बारी आ गई बताने की, थोड़ा ध्यान से बताना, नहीं बताओगे तो दिक्कत होगा। m क्या था? किसका? एक गैस मॉलिक्यूल का। कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक गैस मॉलिक्यूल का मास अगर m है और कैपिटल N अगर टोटल गैस मॉलिक्यूल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? पूरे गैस का मास, और नीचे वॉल्यूम भी है। मास बाय वॉल्यूम को कहते हैं डेंसिटी, और ये हो गया हमारा प्रूफिंग। दिस इज द फाइनल प्रूफिंग। दिस इज 1/3 डेंसिटी इनटू v का स्क्वायर। दिस इज इट, इतना ही करना था। दिस इज एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल। दिस इज 1/3 रो v²। ये समझ में आएगा ना? mn समझ में आ गया? mn को लिख लेना। mn का मतलब था mn by v। m into n से टोटल मास बाय वॉल्यूम, टोटल मास बाय वॉल्यूम से डेंसिटी हो जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल P बराबर 1/3 रो v²। इसी का प्रूफिंग आने वाला है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल पर। ठीक है? और जिनको समझ में आ गया लिख लेना, नहीं समझ में याद करके लिख लेना, क्योंकि ये आएगा कल परसों, जिनका भी स्कूल एग्जाम है ये आएगा। नहीं समझ में याद करके लिख लेना। वैसे समझ में आना चाहिए, इससे क्लियर क्या ही बताऊं मैं। ठीक है? और प्रूफिंग डायरेक्ट आएगा आपके पास। इसके बाद वाला जो प्रूफिंग है वो थोड़ा सा छोटा छोटा है, और ध्यान में रखना। और टॉपिक लगाओ। टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ अ गैस। जल्दी जल्दी लगाओ, ये तो आसानी से हो जाएगा, एक शॉट में खत्म कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, गाली नहीं, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ अ गैस। हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिखो, हो जाएगा अभी। बहुत तुम लोग अच्छे बच्चे हो जाएगा अभी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ गैस। तुम ऐसा मत बोलना कि तुम ओपन ही नहीं किया। ठीक है ठीक है, लिखो थोड़ा सा। कंसीडर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सेटअप करो। कंसीडर 1 मोल ऑफ अ गैस, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ध्यान से देखना, सारा टॉपिक सेट हो जाएगा अब। कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो उसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। सो दिस विल बी लाइक PV बराबर RT, और इसका डेंसिटी, गैस का जो डेंसिटी है, दिस इज लाइक मास बाय वॉल्यूम, है ना? तो इसको और हम लोग, और अभी जस्ट एक फॉर्मूला हम लोग किए हैं बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। P बराबर क्या लाए थे? 1/3 रो इनटू v²। ठीक है? बाकी P बराबर 1/3 रो की जगह पर ऐसे m/v इंटू v का स्क्वायर चलेगा ना? इसको इधर कर दो, तो दिस इज PV इज इक्वल टू 1/3 mv²। ठीक है? PV बराबर 1/3 mv²। बोलो बच्चों, आ रहा है ना समझ में? ठीक है? और PV बराबर 1/3 mv² आ गया। और PV को जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV की जगह पर RT, therefore 1/3 mv² बराबर कितना हो गया? हाँ, 1/3 mv² बराबर RT। यार है समझ में? आगे देखते रहना और समझने का ट्राई करना। इसको मेरे को हाफ mv² लिखने का मन कर रहा है, हाफ mv का स्क्वायर लिखने का मन कर रहा है। इसको 1/3 mv का स्क्वायर नहीं, हाफ mv का स्क्वायर लिखने का मन कर रहा है। ठीक है? तो उधर क्या जाएगा? 3/2 RT। बोलो कोई दिक्कत? 1, अरे देखो ना, 2 कट जाता, mv²/3 RT हो जाता। ये क्यों किए? ध्यान से देखना, सारा जो है परत खुल जाएगा। ऐसा नहीं बस पढ़ना है कि कल हमारा फाइनल है तो हम लोग बस प्रूफिंग रट के घर चले जाएंगे। पूरा 11th क्लास का फिजिक्स खोलना है हमें। ठीक है? तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है? ये काइनेटिक एनर्जी है, कैपिटल M लिखे हो तो पूरे गैस मॉलिक्यूल का है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट गैस मॉलिक्यूल फॉलोइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आ गया 3/2 RT। 3 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल का, वो सीधा सीधी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यहीं से ही आपका थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हुआ था। आइडियल गैस बताया गया था, रियल गैस बताया गया था,
आइडियल गैस में क्लियर कट बताया गया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। यही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में P बराबर 1/3 रो v स्क्वायर, वो तो तुमसे प्रूफिंग पूछा तो तुम बता दिए। कोई पूछेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहता क्या है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहता है कि जब भी गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में हो, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर होगा। ये इस चैप्टर का नाम है, दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। हम लोग 7th क्लास से जान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है गैस मॉलिक्यूल का। 9th में केमिस्ट्री में पढ़े थे डिफ्यूजन वाले चैप्टर में, और ये यहां पर दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 RT। यहां से पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे पहले 9th में, 10th में, 8th में केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में ऐसे समझाया जाता था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा मूवमेंट, बढ़ेगा तो वेलोसिटी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, वो समझ रहे थे। फॉर्मूला यहां पर है, दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फेमस चैप्टर है फिजिक्स का, इसलिए फेमस नहीं कि इसका 2 इंपॉर्टेंट प्रूफिंग तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आ जाएगा। कमाल का चैप्टर है, इसमें बहुत सारा चीज सीखने के लिए है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, पहले यहां तक नोट करो फटाफट, लिखिए यहां तक। इस फॉर्मूला ऑन है, इस फॉर्मूला को भी घेर के रखना, ये वाले को, ये वाला इसको अलग से घेर करके रखना, इसका काम पड़ने वाला है। हाफ mv स्क्वायर बराबर 3/2 RT। बाकी इसको कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको याद रखना, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज, ये चैप्टर का नाम है। प्रूफिंग तो तुमसे पूछा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, तो तुम प्रूफिंग कर दिए, वो तो एक अलग बात हो गई। चैप्टर का नाम ये है, काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां तक लिख लिए। अब इसको मैं मिटाऊंगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखना है। यहां तक लिख लियो ना, अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये हाफ mv स्क्वायर था, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मोल के लिए बात हो रहा था, तो 1 मोल का बात हो रहा है, ठीक है ना। अब तुम्हारी बारी है, थोड़ा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसलिए अब तुम लोग थोड़ा सा मदद करोगे तो काम बनेगा, नहीं मदद करोगे तो नहीं काम बनेगा। 1 मोल में 1 मोल इज इक्वल टू, नहीं मतलब ऐसे देखो, ये m क्या था, m अभी थोड़ा मास किसका था, एक गैस मॉलिक्यूल का था, है ना, एक गैस मॉलिक्यूल का था, इनटू अगर n से मल्टीप्लाई करो, n क्या था, अभी n अब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल नहीं है इस प्रूफिंग में, ये है एवोगैड्रो कांस्टेंट, पढ़े हो ना, 9th क्लास से पढ़ रहे हो, एवोगैड्रो कांस्टेंट है। अभी भी बताओ क्या होगा, एक मास गैस m स्मॉल m क्या, चलो बोलो साथ साथ होगा तो बोलो, स्मॉल m क्या मास एक गैस मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब टोटल मॉलिक्यूल कहाँ है, अब गया वो प्रूफिंग तो खत्म हो गया, अब कहाँ वो लेके बैठे हो, उसको हटाओ। टोटल गैस मॉलिक्यूल पहले जो पिछला वाला प्रूफिंग में उस कंटेनर के अंदर कितना था, अब उससे मेरे को क्या करना है। अब क्वेश्चन 1 मोल का है, अब बात 1 मोल की है, तो 1 मोल में कुल मिलाकर के कितना मॉलिक्यूल होगा, जितना एवोगैड्रो कांस्टेंट है, इनटू एक गैस मॉलिक्यूल का मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी मास आएगा, पूरे गैस का नहीं आएगा, 1 मोल वाले गैस मॉलिक्यूल का टोटल मास आ जाएगा। समझ में आया, फिर से बता दूं, आ गया। तो अभी भी ये कैपिटल M होगा, पिछले वाले में कैपिटल M पूरे उस कंटेनर का गैस मॉलिक्यूल का मास था, इस बार ये जो कैपिटल M आ रहा है वो 1 मोल का मास आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब इसमें अब हम लोग अब सेटअप कर देते हैं इसी फॉर्मूला पर। ये इस बार n टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, क्योंकि अब मेरे को टोटल गैस मॉलिक्यूल का क्या काम है, 1 मोल में जितना गैस मॉलिक्यूल है उसी का काम है। टॉपिक का नाम देख लो ना, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, पूरे का मैं क्या करूं, इसको यहां लेके चलते हैं। अब बताओ कितना कितना हुआ, दिस इज हाफ, बोलो दिस इज स्मॉल m इनटू कैपिटल M इनटू v का स्क्वायर बराबर 3/2 RT। अब ध्यान से देखना, अब हाफ mv स्क्वायर, अभी भी हाफ mv स्क्वायर है, ये कितना रहा 3/2 r/n t, बोलो कोई दिक्कत, दिस इज हाफ mv स्क्वायर बराबर 3/2 r/n t। बोलो कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बताना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और यहां पर वो कांस्टेंट से मुलाकात होगा जिससे कि अभी तक नहीं मुलाकात हुआ था, पहले चैप्टर में मुलाकात हुआ था जब यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे। ये है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और ये हमारा एवोगैड्रो कांस्टेंट, इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये k फिर आ रहा है, k से छुटकारा नहीं है, इसको हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं। और यहां से ये फॉर्मूला कितना हो गया, अब हो गया हाफ mv स्क्वायर बराबर 3/2 k इंटू t। ये हाफ mv स्क्वायर क्या है, किसका, एक गैस मॉलिक्यूल का। यहां पर क्या था,
ये जो था 3/2 RT ये पूरे गैस मॉलिक्यूल का मतलब 2 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल का हाफ mv² बराबर 3/2 RT से यहाँ पर एक एक गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ये भी 3/2 kT आ रहा है। यही चैप्टर का नाम है। अच्छा के से कंफ्यूज मत करना, के से कभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, अभी तक लिख रहे थे बट अब तो ये के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखना ये अभी भी काइनेटिक एनर्जी है एक गैस मॉलिक्यूल का, एक गैस मॉलिक्यूल का, ये अभी भी 3/2 कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये अभी भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आ रहा है। यही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ग्रुपिंग तो होता रहेगा, मीनिंग चैप्टर का यही है। हाफ mv² 3/2 kT, हाफ कैपिटल mv² बराबर 3/2 RT। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू यूनिवर्सल है, इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, दिस इज लाइक 1.38 वैल्यू याद करके जाते हैं, 10⁻³ जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। दिस इज जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, दिस इज जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो लोग मेरे पास स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, यूनिट डायमेंशन का जो मेजर मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट से बनता है। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना अब उतनी मुश्किल बात नहीं है। हाफ मालूम, मास मालूम, वेलोसिटी मालूम, ये टेम्परेचर है, तो ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कल इतना कुछ पढ़ करके हो सकता है सिर्फ इतना ही इस चैप्टर से लिखने के लिए आए कि भाई बोल्ट्जमान कांस्टेंट किसको कहते हैं उसका डायमेंशन बता दो। कल पूरे केटीजी में हो सकता है सिर्फ यही क्वेश्चन मिले फाइनल के एग्जाम में, पूरा नहीं मिल के सिर्फ बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बारे में लिखो, क्या होगा थोड़ा ध्यान से करो, जल्दी से लिखो। पॉज कौन है? ठीक है, देखो तो जो आप लोग जो अभी थोड़ी देर पहले प्रूफिंग किए थे उसमें v का स्क्वायर बराबर क्या था? v का स्क्वायर बस v x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे करके आप लोग प्रूफिंग किए थे। अब थोड़ा ध्यान से बताना वो v क्या था एक्चुअली में। v जो है वो वेलोसिटी एक गैस मॉलिक्यूल का था, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि एक गैस कंटेनर में, एक गैस वेसल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग होगा। अलग अलग भी छोड़ो, अलग अलग टेम्परेचर पर भी वो वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग होगा, तो वो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्रूफिंग अपने जगह पर है, प्रूफ कर लिए, लिख लिए, वो एक अलग बात होगी, बट दैट इज नॉट द वे, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट इट। तो उसके लिए हमें उपाय लगाना पड़ता है। उपाय हम लोग ये करते हैं कि पहले हम लोग इस v का स्क्वायर का मीन निकालेंगे। v का स्क्वायर का क्या निकालेंगे? मीन। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और फिर तुमको v का स्क्वायर थोड़ी निकालना था, तुमको तो v ही निकालना था ना, तो स्क्वायर का फिर रूट कर देंगे, तो इससे जो आएगा इसी को हम लोग वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, RMS, VRMS। समझ में आ रही बात? तो अभी तक बोलने का मतलब है जो भी आप अभी तक प्रूफिंग किए हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, अभी प्रूफिंग या फिर जब जेईई की तैयारी करोगे, नीट की तैयारी करोगे, नोट्स बनाओगे, तो जहां जहां v आ रहा था वो एक्चुअली में v नहीं था, वो सब एक्चुअली में VRMS था। ठीक है, अब फॉर्मूला पर बात करते हैं। अब देख देख के 2-3 जो फॉर्मूला आया सबको बताओ तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। बताओ v, अभी प्रेशर वाला क्या आएगा फॉर्मूला? प्रेशर वाला क्या है? 1/3 रो v, 1/3 रो v, प्रेशर के साथ। तो थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला है p बराबर 1/3 रो v स्क्वायर, यही तो पहला फॉर्मूला था। तो अभी मैं बताऊं जो तुम v कर रहे हो वो एक्चुअली में v नहीं है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वो VRMS है। तो ये v स्क्वायर बराबर हुआ कितना? यहाँ से जो v स्क्वायर है वो हो गया 3p बाई रो, तो ये v बराबर कितना हो गया? जैसे √3p बाई रो, और यही VRMS का फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन ये नहीं हुआ, डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है दुनिया भर में नहीं, उस गैस कंटेनर के अंदर जितना गैस मॉलिक्यूल है सबका स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज निकालो, फिर उसका रूट करो, उतना तो तुमसे होगा ही नहीं। उसी का तो उपाय बताएगा। अभी जो फॉर्मूला डिराइव किए वहीं से VRMS का वैल्यू 3p बाई रो आ गया। ये समझ गए ध्यान से? और कुछ आया था, KU के फॉर्म में आया था, कुछ और मतलब RT वाला कुछ आया था, हाफ हाँ, या 3/3 RT वाला क्या आया था? हाफ mv स्क्वायर, हाँ आया था ना, हाफ mv का स्क्वायर बराबर क्या है? 3/2 RT आया था ना, ये सब कट गया। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है? यहाँ से v स्क्वायर बराबर 3 RT, तो इसका रूट करते तो क्या हो जाता? v बराबर हो जाता √3
RT/m, और यही में बताइए जो तुम रूट करके निकाल रहे हो वो तुमको लग रहा है कि वेलोसिटी का रूट हो रहा है, वही एक्चुअली में दिस इज आवर रूट मीन स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर जा रहा है ना। तो ये जो भी फॉर्मूला इस चैप्टर में डिराइव हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, वो सब VRMS का फॉर्मूला है। और एक और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला कुछ हुआ, हाफ mv स्क्वायर बराबर, वो स्मॉल m के फॉर्म में था ना, हाफ mv स्क्वायर बराबर 3/2 kT था ना। तो यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से v स्क्वायर बराबर 3 kT/m, तो v तो इसका रूट ही निकाल के करते स्मॉल कर रहा। तो जो रूट निकाले हो वो रूट मीन स्क्वायर है। तो VRMS का तीन फॉर्मूला याद करना है, रूट 3p/ρ, 3RT/m, 3kT/m, ये सब का सब रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू है। इस चैप्टर में जो भी वेलोसिटी आप डिराइव कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, वो सब रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू है। वैसे जबरदस्ती तुमसे पूछा गया तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर का मतलब सारे का वैल्यू निकालो, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn का स्क्वायर बाई n करो, फिर इसका रूट कर दो। ये तो तुमसे वैसे में भी नहीं होता, उसी का तो उपाय लगाएगा। 3p/ρ कर दो, जो आया वो VRMS होगा। 3kT/m कर दो, जो रूट आएगा वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा। यहाँ से हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं, जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो अभी जो वेलोसिटी निकाले वो कौन सा वेलोसिटी था पूरे चैप्टर में? दैट वाज रूट मीन स्क्वायर। बट केमिस्ट्री में शायद आप लोग ये चैप्टर बोर्ड में पढ़े हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वहां पर आप पढ़े होंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स अगर एक जगह पर मूव कर रहा है, चाहे 1 मोल का हो चाहे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हो, इट पोजेसेस 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, नाम आप लोग सुने होंगे। जिस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो रूट मीन स्क्वायर है, बट 3 तरह का वैल्यू होता है। एक को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली किस स्पीड पर गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा, और एक एवरेज है, सिंपल एवरेज वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल का। तो गैस मॉलिक्यूल जब मूव करता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को जब फॉलो करता है, न्यूमेरिकल जब हम लोग करते हैं तो अलग बात है, आरएमएस लेकर के चलते हैं। बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से अलग चल करके अगर बात करें तो गैस मॉलिक्यूल जब मूव करेगा किसी भी जगह पर या किसी भी वेसल पर, तो वो 3 तरह का वेलोसिटी शो कर सकता है। एक VRMS, एक ये मोस्ट प्रोबेबल है, इंग्लिश मीडियम में तुम लोग मोस्ट प्रोबेबल मतलब इस वाले स्पीड का होने का चांसेस ज्यादा है उस गैस मॉलिक्यूल में, और ये एवरेज है। और इन तीनों का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 3kT/m तो डिराइव किए हो, ये दोनों का प्रूफिंग नॉट फॉर योर बुक पॉइंट ऑफ व्यू, बुक के स्कोप से ऊपर है, सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे। 2kT/m है और इसका 8kT/m है। अब थोड़ा मैथमेटिकली बताओ वैल्यू किसका ज्यादा आ रहा है? kT/m और kT/m है, ये 3 है रूट के अंदर, ये 2 है और ये 8/पाई है। पाई का तो 3.14 होता है, 8/3.14 कर दो 2.7 2.6 कुछ आएगा। तो कौन ज्यादा हुआ? ये 3 है, ये 2 है, ये 2.6 के करीब करीब है। तो सबसे कम कौन सा हुआ? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके बाद एवरेज, उसके बाद आरएमएस। 5 बार आया है पिछले 12 साल में नीट के एग्जाम में, ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ये जो वैल्यू है पिछले 12 साल में 5 बार आ चुका है एक ही क्वेश्चन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और ये एवरेज और आरएमएस का वैल्यू को कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। हमें अभी सिर्फ फॉर्मूला याद करना और जानना है कि आरएमएस ही सबसे मैक्सिमम होता है। और हमें यह भी जानना है कि जो न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग कैलकुलेट केटीजी का करेंगे, जब भी करेंगे, आज के क्लास में तो हम लोग सिर्फ सारा टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो खेल हम लोग आरएमएस पर बनाएंगे। बट ये 3 तरह का वेलोसिटी हमें याद करके चलना है जब भी गैस मॉलिक्यूल्स मूव करे तब। ठीक है, नोट करो। हो गया टॉपिक, देखो डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ। अभी क्या फॉर्मूला डिराइव किया? P बराबर 1/3 रो v स्क्वायर। रो के जगह पर क्या लिख दिए? मास बाय वॉल्यूम इनटू v का स्क्वायर। P v को इधर कर दिया तो PV बराबर हो गया 1/3 mv स्क्वायर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि v स्क्वायर जो है, केटीजी का चैप्टर पढ़ रहे हो ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है v स्क्वायर जो है वो t के प्रोपोर्शनल है। t के प्रोपोर्शनल का मतलब इज इक्वल टू, जब लिखेंगे तो इसको कांस्टेंट इनटू t लिख सकते हैं। तो PV जो बराबर 1/3 लिखेंगे, m लिखेंगे और v का स्क्वायर का मीन के जगह पर कांस्टेंट इनटू t लिखेंगे। अब यहां पर घेरेंगे, अगर t का वैल्यू कांस्टेंट हुआ, अगर मेरा मर्जी इसको भी अगर कांस्टेंट कर दें, तब ये क्या हो गया? तब 1/3 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट माने तो ये पूरा PV बराबर कांस्टेंट हो गया। P बराबर कांस्टेंट बाय V हो गया। ये रूल सिर्फ तब काम कर रहा है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम
का कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इस लॉ को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े, इस लॉ को हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, बॉयल्स लॉ। और ये है बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। स्कूल एग्जाम में आता है डिराइव बॉयल्स लॉ बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस तरह से प्रूफिंग करना है, और आता है नहीं, कंफर्म आएगा स्कूल एग्जामिनेशन में इसका प्रूफिंग। 3-4 जो बेसिक लॉज आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, सबका तो नहीं, वैसे सबका कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो भी गैसेस लॉ पढ़े हैं, गैस लॉ पढ़े हो ना सारा, उसका नाम ही है गैस लॉ। तो गैस लॉ है तो वो सब का सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करेगा। हम लोग जो इंपॉर्टेंट वाला है उसको अभी बोर्ड पर लिखेंगे और ये ध्यान से करेंगे स्कूल एग्जाम में, ठीक है। और आगे देखो बच्चों, P बराबर 1/3 रो v स्क्वायर की हो प्रूफिंग अभी। P बराबर 1/3 रो के जगह पर मास बाय वॉल्यूम इनटू v का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई PV बराबर 1/3 m v का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ओके सोके है। और वॉल्यूम को यही कर देते हैं, प्रेशर को नीचे ले आते हैं। अब कितना हो गया बताओ, बैठे मत रहो। 1/3 m v स्क्वायर 3p। अब इसमें अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखे, इफ है, IF पे 5 बार इफ कर सकते हो ताकि याद रहे क्या हो रहा है। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे तो 1/3 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, m कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट, तो अगर देखोगे ध्यान से, तो जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बैठा, v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो ये v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। तो यहाँ वॉल्यूम है, ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, टेम्परेचर के। हमेशा नहीं आएगा, कब आएगा, जब वो केटीजी को फॉलो कर रहा हो और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो। तो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस is directly proportional to its absolute temperature. This law is known as Charles law, and Charles law can be derived by using kinetic theory of gases. ठीक है, जल्दी से लिखो। यहां तक हो गया क्या? अब आगे देखो, इसी में आगे मिटा देते हैं। ये मिटा दूं, चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया। अब ये यहां तक तो पहुंचे थे, PV बराबर 1/3 mv स्क्वायर। अब आगे देखो, अब तुम ही लोगों को बताना है v स्क्वायर पूरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये जो है वो टेम्परेचर के। देखो ये जो P है, ये V है, ये 1/3 है, ये मास है, और v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। आ रहा है समझ में? जो लोग अच्छे उन लोग आ रहा होगा समझ में। 1/3 कांस्टेंट है ऐसे ही, और m भी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। तो ये जो PV जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। इसमें कुछ अलग से कुछ कांस्टेंट नहीं माने हैं हम लोग, पूरा PV जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, और यही प्रोपोर्शनल हटता है। और PV बराबर 1 मोल के लिए RT, N मोल के लिए PV बराबर nRT आता है। और यही आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को भी हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डिराइव कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन कैन आल्सो बी डिराइव्ड बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। केटीजी के बगैर नहीं होता चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और किसी तरह का कोई गैस लॉ। ठीक है, यहां तक हो गया बच्चों। तो उसमें एक लॉ और कर लेते हैं, आर्मी स्कूल वालों का फाइनल हुआ है, उसमें ये ल्यूसेक्स लॉ का प्रूफिंग करने के लिए आया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वोगाड्रो लॉ हो गया, तो ये ल्यूसेक्स लॉ को प्रूफिंग करने का ट्राई करते हैं, इसी से हो जाएगा। यहां तक आ गए थे ना? अब इसमें क्या करते हैं, इस P को नीचे ले आते, इधर ला सकते हैं ना। उधर क्या क्या बचा रहा, 1/3, एक m, एक कांस्टेंट बाई v। अगर v को भी कांस्टेंट माने, इफ f पे f लगा दो, तो इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दे, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दे, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। मतलब P/T बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। और या फिर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये इफ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं ये ल्यूसेक्स लॉ। और इसका भी प्रूफिंग जो है वो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कर सकते हैं। किसी एक का आएगा एग्जाम में, चारों का तो नहीं आ जाएगा। किसी एक का, एपीएस वालों का ये ल्यूसेक्स आया, एबी वालों का पिछले साल चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ दोनों आया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रूफिंग करने के लिए पिछले साल फाइनल में। तो थोड़ा मिला लेना ध्यान से। और ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लास्ट टॉपिक है, दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिखते भी रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर एक डायनामिकल सिस्टम है, डायनामिकल सिस्टम नहीं समझ में आता, थर्मोडायनामिकल सिस्टम समझ लो। इन थर्मल इक्विलिब्रियम भी लिख रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए।
ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इट स्टेट्स दैट फॉर अ डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। के नीचे लाइन खींच लो, अमंग्स द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज हाफ kT where k is बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। पहले डेफिनेशन लिखो फिर मीनिंग समझाता हूं, ठीक है। इसका मीनिंग देखो क्या कह रहा है। अभी आज के क्लास में आप लोग क्या क्या सीखे, थर्मोडायनामिकल सिस्टम सीखे और क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सीखे, किस तरह का गैस मॉलिक्यूल मूव करेगा ये पढ़े, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े, बहुत सारा टॉपिक सीखे। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जितना एनर्जी था पूरे सिस्टम का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कैसे? पर मॉलिक्यूल पर यूनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, बात समझ आ रही है। वेरियस द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो अभी एनर्जी का प्रूफिंग याद करो। टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल का अभी आप लोग प्रूफिंग किए थे, कितना प्रूफिंग किए थे? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट के फॉर्म वाला बताना। 3/2 kT था। एक बार देखो 3/2 kT वहां तक इसलिए पहुंच रहे थे, उसका काम था एक एक गैस मॉलिक्यूल का हाफ स्मॉल mv² बराबर 3/2 kT। देख लो आया होगा, अभी प्रूफिंग किए हो 3/2 kT। 3/2 kT आया था, चेक कर लो आया था क्या? आया था ना 3 और वो स्मॉल m लिए थे, मतलब मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल का बात हो रहा था, एक गैस मॉलिक्यूल के बाद प्रूफिंग में ध्यान लगाना, एक गैस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अगर फॉलो कर रहा है तो उसके पास टोटल एनर्जी अभी आप डिराइव किए हैं, दैट वाज 3/2 kT पर गैस पर मॉलिक्यूल। का मतलब क्या हुआ कि एक एक मॉलिक्यूल को तुम अलग कर दिए, एक एक मॉलिक्यूल को अगर तुम अलग कर दिए तो वो मोनो एटॉमिक गैस बन गया। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ था, मोनो एटॉमिक गैस है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मिला करके एक एक गैस मॉलिक्यूल के पास 3/2 kT आ रहा था एनर्जी। तो एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना कितना आएगा? 1/2 kT आएगा। और यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर एक डायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जो उसके एनर्जी है, अब यहां बहुत दिन पहले हम लोग स्टार्ट किए थे, एनर्जी कई तरह का होता है, बट वी विल जस्ट बी फोकस्ड अबाउट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी कई तरह का होता है, बट वी आर फोकस्ड अबाउट आइडियल गैस। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन था, तो वी विल जस्ट कंसीडर अबाउट काइनेटिक एनर्जी। ये जो लोग नहीं समझ पा रहे शुरू से देखो तो अभी समझ में आएगा। सबको हटाओ, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर बात करो, आइडियल गैस का बात हो रहा है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जस्ट अभी पूरा केटीजी में पता चला वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एक एक गैस मॉलिक्यूल का, एक एक गैस मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, और सिर्फ आइडियल गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं। तो जो एनर्जी था वो 3/2 kT था, बट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितना कितना एनर्जी पहुंचा? 1/2 kT पहुंचा। और यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये हमारा पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन वन शॉट। ठीक है, इतना पूरा चैप्टर आपको याद करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का टॉपिक और है, उसको भी मैं लिखवा रहा हूं। वैसे ये चैप्टर हो गया पूरा खत्म। ठीक है, और बस खत्म करते टोटल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम बता करके। टोटल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम, एक टीडी सिस्टम का टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। चैप्टर यही से बात होता है। टोटल एनर्जी कई तरह का हो सकता है, बट हम लोग कई तरह की एनर्जी नहीं कंसीडर करते, हम लोग सिर्फ इंटरनल एनर्जी कंसीडर करते हैं। इंटरनल एनर्जी कई तरह का होता है, बट आइडियल गैस के लिए हम लोग सिर्फ टेम्परेचर वाला जो एनर्जी है, जो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ आइडियल गैस। कितना होता है वो तुम नहीं पढ़े हो, पूरा चैप्टर खत्म कर आ गए। पूरा टीडी खत्म हो गया, पूरा केटीजी खत्म हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे जो लोग क्लास में थे। ये कितना था? CB/dt था। ये भी CP माइनस CB बराबर R के प्रूफिंग में आया था। किसी किताब में du का फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, बट du तुम बता रहे हो। पहले u तो बताओ कितना होगा। du बता दिए, u का फॉर्मूला कितना होगा वो अभी हम लोग देख लेंगे, चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम, मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी का बात हो रहा है कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितना होता है। समझ आ रही बात? तो कैसे होगा अब हम लोग लगाएंगे इस पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एक एक गैस मॉलिक्यूल के पास कितना था? हाफ kT था। n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, n टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, या फिर एक मोल के लिए टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है। नहीं आ रहा है तो पढ़ो, पढ़ाई करके ही कुछ बन पाओगे।
टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इनटू नहीं एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच गैस मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो टोटल एनर्जी आ गया, बट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी गलत लग गया। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हाफ केटी एक एक मॉलिक्यूल के पास नहीं, एक एक मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको हमने इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जबरदस्त फॉर्मूला है। ये जो लोग बहुत कम बच्चे याद करके जाते हैं, ये इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस का फॉर्मूला। मेरे ख्याल से आप लोग केमिस्ट्री में भी ये नहीं पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी ये नहीं जानता है बच्चा लोग। हाफ के टी एन एफ ये फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का तो सीबीडीटी होता है, ये फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस का फॉर्मूला है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। या फिर रुको, इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर दूं जरा मैं, इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर दें। बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या आया था थोड़ी देर पहले? बोल्ट्जमान कांस्टेंट वाज आर बाई एवोगाड्रो कांस्टेंट था ना। यहाँ पर हाफ की जगह हाफ छोड़ देते हैं, इसके जगह पर आर बाई एन कर देते हैं, फिर टी इंटू एन इंटू एफ। पॉज है वीडियो ऑन में, ठीक है। एन एन कट गया, अब बताओ कितना हो गया? दिस इज हाफ एफ आर टी। चलेगा, ये हो गया आज के बाद हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, और ये हो गया हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, लिखो यहां तक। और यहां तक लिख लिया क्या? देखो ये किस, ठीक है मिटा देता हूं। ये जो है वो किसका फंक्शन आ रहा है? ये टेम्परेचर का। ये हम लोग पढ़े थे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। चैप्टर यहीं से शुरू हुआ था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। ये फॉर्मूला है। अभी तक सिर्फ तुम बता रहे थे कि टेम्परेचर के ऊपर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का, हाफ एफ आर टी। अरे ये बात समझ में? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लिख दूं du by dt। अब ऐसा मत बोलना कि सर आप जबरदस्ती डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप लोग खुद अभी बताएंगे। इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हिसाब किताब लगाते हैं। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, t के रिस्पेक्ट में किया है। हाफ बाहर आ जाएगा, f बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये du बराबर कितना हो गया? यहां से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दिस इज हाफ f r dt। ठीक है, du बराबर जो है वो हमारा हो गया, du बराबर जो है, du बराबर क्या हो गया हमारा? हाँ f, हाँ ठीक है। और du by dt हम लोग पढ़े थे। du by dt को क्या कहते हैं हम लोग? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। du by dt को हम लोग कहते हैं cv। याद आ रहा है? कैपिटल cv, स्मॉल cv नहीं। तो अब यहाँ पर du by dt इतना करने की जरूरत नहीं था। du by dt के जगह पर ही हम लोग क्या लिख देंगे? du by dt के जगह पर cv। देखो कहानी खत्म हो गया चैप्टर का। हाफ एफ आर हो गया। जो लोग क्लास याद किए, जो लोग क्लास में रटे थे मोनो एटॉमिक गैस का, आपको सीवी याद करवाया गया था। कितना याद करवाया गया था? सीवी कितना था मोनो एटॉमिक गैस का? कुछ याद नहीं, बैठो आराम से। जिनको याद है उन लोग ठीक है, बाकी लोग बताओ। फॉर मोनो एटॉमिक गैस क्या पढ़ने के लिए आते? क्यों आते हो? घर पर बैठो, शादी ब्याह करो, घर पर रहो। मोनो एटॉमिक गैस का छोड़ो, नहीं याद है तो यहाँ पे देखते हैं। अभी जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम याद किए थे आपका, कितना था? 3। ये देखो सीवी का फॉर्मूला आ गया। सीवी का फॉर्मूला कितना आ गया? दिस इज 3r/2। यही फॉर्मूला था। सीवी का वैल्यू जो है वो 3r/2 था मोनो एटॉमिक गैस का। और ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव पहले कर चुके हैं। Cp माइनस Cv बराबर r। तो इससे Cp बराबर r प्लस Cv है ना, r के जगह r प्लस 3r/2। सो दिस इज 5r/2। और Cp बाई 5r/2 और Cp बाई Cv के रेशियो को क्या कहते हैं? Cp बाई Cv के रेशियो को कहते हैं गामा। Cp देखो हो गया 5r/2 और Cv हो गया 3r/2। दोनों के रेशियो को कहते हैं गामा। बहुत दिन पहले ही आपको याद करवाया गया था कि भाई तुमको बोला गया था वहां पर हाथ जोड़कर कि मोनो एटॉमिक गैस का गामा तुम याद कर लो। ये देखो, ये गामा ऑफ मोनो एटॉमिक गैस 5/3 ये डिराइव हो जा रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ठीक है, तो गामा जो मोनो एटॉमिक गैस का 5/3 था, और खुद से डिराइव कर लोगे डाई एटॉमिक गैस का ये जो है वो 7/5 आता है। वो वहां पर थर्मोडायनामिक्स से आपको बोला गया था याद कर लो, काम चल जाएगा। ये जो है वो यहां से डिराइव करके आता है। और साथ में ये एक फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का भी याद कर लेंगे, ड्यू का याद कर लेंगे। ये हमारा पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यहां पर हो गया। ठीक है, वेरी